Hello guys, how are you? Hope all doing fine. Let's start biology. Okay, so today we'll discuss about the ट्रांसक्रिप्शन. अभी भी हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स में हैं, ठीक ना, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हैं, और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन. क्लियर है बेटा? ट्रांसक्रिप्शन के बारे में आप सबको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में क्या होता है बेटा. तो यहाँ पे डीएनए के ऊपर आरएनए की सिंथेसिस, या यू कैन से फ्रॉम द डीएनए टू आरएनए. एंड मोस्ट करेक्टली अगर हम इसकी बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि द जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ओवर द डीएनए इज कॉपिंग ओवर द एमआरएनए इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. क्लियर है बेटा? चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें. तो ये ट्रांसक्रिप्शन की मशीनरी दी हुई है, बहुत बढ़िया सा डायग्राम दिया हुआ है. यहाँ पे आपको ये डीएनए स्ट्रैंड दिख रहा है, इसके अंदर आप देख रहे हो कि एक स्ट्रैंड पे, यहाँ पे एक डीएनए के स्ट्रैंड पे, जिसको हम कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, इसके ऊपर क्या हो रहा है बेटा? आरएनए की सिंथेसिस हो रही है. अभी इन सारी चीज़ों पे अपन डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में, बहुत मज़ा आने वाला है. उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझ लें कि क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं और कैसे होता है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेटा किस चीज़ के बारे में? सेंट्रल डोग्मा के बारे में, ठीक ना. सेंट्रल डोग्मा अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है ट्रांसक्रिप्शन को समझने के लिए. तो आपको बहुत आपने पढ़ रखा होगा और आप सबको पता होगा कि डीएनए से किसकी सिंथेसिस होती है बेटा? आरएनए की, ठीक है ना. और उसके बाद आरएनए के ऊपर क्या बनता है? प्रोटीन बनता है. ये सारी चीज़ें आपको पता है कि जीन का एक्सप्रेशन, कैरेक्टर का एक्सप्रेशन किस तरीके से होता है. तो ये सब कुछ आपको पता है कि जब हम बात करते हैं सेंट्रल डोग्मा की, तो सबसे पहले जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस होती हैं, जिसके ऊपर कह सकते हो कि किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए स्पेसिफिक जेनेटिक कोड्स होते हैं, उन जेनेटिक कोड्स की कॉपिंग होती है कहाँ पे? आरएनए के ऊपर. और ये आरएनए रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए. एंड प्रोटीन आगे चल के ये चाहे एंजाइम बनाए, हॉर्मोन्स की भी सिंथेसिस कर सकता है. सारे हार्मोन्स प्रोटीनेशियस नहीं होते हैं, कुछ स्टेरॉइड भी होते हैं, ठीक है. और उसके बाद ये स्ट्रक्चरल भी हो सकता है. क्लियर? तो इस तरीके से फिर ये क्या करता है? अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है. तो फाइनली हम ये समझते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे क्या क्या प्रोसेसेस होती है. तो अगर हम डीएनए से डीएनए के सिंथेसिस की बात करें, जो कि हम लोग पिछले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं, दैट प्रोसेस इज द रेप्लिकेशन. और इसके बारे में पूरी डिटेल और सारी चीज़ें प्रीवियस लेक्चर्स में हैं. अगर नहीं देखा है तो उसको देखिए, देख के आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं. क्लियर है बेटा? उसके बाद हम बात करते हैं डीएनए से आरएनए की सिंथेसिस, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द ट्रांसक्रिप्शन, जिसके बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है. उसके बाद हम बात करते हैं आरएनए से जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, इसको हम बोलते हैं क्या? ट्रांसलेशन, जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, ठीक है. लेकिन ये तो एक सिंपल सीक्वेंस हो गया कि किस तरीके से डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन की सिंथेसिस होती है. बट देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स इन द सिस्टम, दे हैव द आरएनए एज द जेनेटिक मटेरियल. और हम बात करते हैं कुछ रेट्रोवायरसेस की, जिसके अंदर आरएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल के तौर पे होता है. तो ये आरएनए सबसे पहले क्या करेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस करेगा, जिससे डीएनए की सिंथेसिस करेगा, और डीएनए से फिर आरएनए बनेगा, आरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा. क्लियर है बेटा? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की बात आती है यहाँ पे जब आरएनए से डीएनए की सिंथेसिस होती है. और ये हमें बेसिकली कुछ वायरसेस में देखने को मिलता है. यहाँ पे एक एंजाइम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इस चीज़ को आप याद रखना. एंजाइम कौन सा होता है बेटा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. कौन सा एंजाइम है बेटा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल एंजाइम है, दैट इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. बहुत बार मेडिकल एग्जाम्स में पूछा हुआ है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है बेटा. चलिए देखते हैं प्रोसेस क्या होता है. तो जब हम बात करते हैं कि एक्चुअली में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस क्या है, तो बेटा द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ओवर द वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू द आरएनए इज टर्म्ड एज द ट्रांसक्रिप्शन. बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही टेक्निकल डेफिनेशन है. आपके एनसीईआरटी में भी ये लाइन लिखी हुई है, इस चीज़ को ध्यान देना. जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो रही है वो कहाँ पे हो रही है? तो बेटा आपको ये चीज़ पता है कि प्रोटीन की सिंथेसिस जहाँ पे होगी, वहाँ पे एमआरएनए की सिंथेसिस होगी. जब एमआरएनए की सिंथेसिस होगी तभी होगी. तो हम देखते हैं सबसे पहले सेल साइकिल के बारे में थोड़ा सा. सेल साइकिल के जो स्टेजेस हमने डिफाइन किए थे, तो हमने बताया था कि दिस इज द इंटरफेस,
एंड दिस विल बी द एम फेज, ठीक है ना। इस इंटरफेज को हमने डिवाइड किया G1 S G2। एस फेज के बारे में हमने बात करी थी कि यहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस होती है और इसके साथ साथ यहाँ पे एक हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, क्लियर है। अब यहाँ पे भी प्रोटीन की सिंथेसिस होगी और यहाँ पे भी प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, तो इस ड्यूरेशन में ट्रांसक्रिप्शन यहाँ भी होगा और ट्रांसक्रिप्शन यहाँ भी होगा। तो ये चीज़ को ध्यान रखना बेटा कि जो डीएनए की सिंथेसिस हो रही है वो एस फेज में हो रही है, सिंथेटिक फेज में हो रही है, और उसके बाद गैप 1 एंड गैप 2 दोनों फेजेस में क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो रही है, जिसके थ्रू प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, ठीक है ना। द प्रिंसिपल ऑफ द complementarity governs the process of the transcription except the adenosine complements now form the base pair with the uracil, ठीक ना, यूरेसिल, क्लियर है बेटा, क्या है ये, यूरेसिल, ठीक है। तो ये चीज आपको पता है कि डीएनए के अंदर अगर हम जब पिरिमिडिन्स की बात करते हैं तो पिरिमिडिन्स में बेटा क्या होते हैं, डीएनए के अंदर दो नाइट्रोजनस बेसेस हैं जिसमें हम बात करते हैं किसकी, थाइमीन एंड साइटोसिन, क्लियर है। लेकिन आरएनए के अंदर अगर बात करें तो यूरेसिल की बात आती है बेटा, ठीक ना, एंड आरएनए में थाइमीन को रिप्लेस करता है क्या, यूरेसिल, क्लियर है। चलिए, तो यहां तक इंफॉर्मेशन तो नॉर्मल है, समझ में आ गई होगी। अब एक चीज और बात हुई है कि ये जो पूरी प्रोसेस है ये कॉम्प्लीमेंटैरिटी के रूल को फॉलो करता है, यानी कि यहां भी अभी जो सिंथेसिस हो रही है वो कॉम्प्लीमेंट्री सिंथेसिस होगी। तो जैसा यहाँ पे जिस भी सीक्वेंस पे, यानी कि देखो अब यहाँ पे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड हैं, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा, एक कोडिंग स्ट्रैंड होगा। जो डीएनए की सिंथेसिस होगी वो कोडिंग स्ट्रैंड पे होगी, और जो वहाँ पे नाइट्रोजनस बेसेस या न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए हैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की ही सिंथेसिस होगी, एग्जैक्टली, ठीक है। चलिए, इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड इज कॉपीड इनटू द आरएनए, क्लियर है। खाली एक स्ट्रैंड यहाँ पे कॉपी करने वाला है। This necessitates defining the boundaries that would demarcate the region, the strand of DNA that would transcribe। तो ये जो प्रोसेस होगी, आपको पता है कि डीएनए का कोई एक सीक्वेंस है, क्लियर है बेटा, डीएनए का कोई एक सीक्वेंस है, ठीक ना। अब अगर इस सीक्वेंस का सिंथेसिस होनी है तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ जेनेटिक कोड्स होंगे और इन जेनेटिक कोड्स के कॉम्प्लीमेंट्री इस पे होंगे। अगर इसको सिंथेसाइज किया जाए तो कुछ ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा जो कि इसके एग्जैक्टली सेम होगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे डिस्कस की जा रही है कि किस तरीके से यहाँ पे सिंथेसिस होनी है। फर्स्ट तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, दो चीज़ों को ध्यान में रखना है। पहला क्या है, द बोथ स्ट्रैंड एक्ट एज द टेम्पलेट। अगर दोनों के दोनों स्ट्रैंड डीएनए के टेम्पलेट के तौर पे काम करने लगे तो ये भी अपने मतलब की सिंथेसिस करा देगा, ये भी अपने मतलब की सिंथेसिस करा देगा। तो इस तरीके से क्या होगा, वहां पे दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का फॉर्मेशन होगा, दो टाइप के प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, और ये रिएक्शन को या इस प्रोसेस को क्या कर देगा बेटा, कॉम्प्लिकेट कर देगा, जो कि नेचर में नहीं होना चाहिए, क्लियर है। अगर ये दोनों ही स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड के तौर पे काम करेंगे तो वहां पे दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का फॉर्मेशन होगा, दैट विल कॉम्प्लिकेट द होल प्रोसेस, ओके। They would code for the RNA molecule with the different sequence. Remember, complementarity does not means the identical point को ध्यान रखना। Complementarity doesn't means the identical, क्लियर है। ऐसा नहीं है कि जो इस पे है वही यहाँ पे उतर के आ जाएगा, बिल्कुल इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा। जो इसके अगेंस्ट जो नाइट्रोजनस बेसेस जो लग रहे होंगे वो लगेंगे, ना कि आइडेंटिकल नाइट्रोजनस बेसेस लगेंगे। एंड इन टर्न इफ दे कोड फॉर protein, the sequence of amino acids in the protein would be different। बिल्कुल क्लियर सी बात है, ठीक है। इसके बाद अगर देखें, hence one segment of DNA would be coding for the two different protein। पॉइंट समझ में आया कि एक ही जो स्ट्रैंड, एक ही जो सेगमेंट होगा वो दो डिफरेंट प्रोटीन के लिए क्या कर देगा, कोड कर देगा। और जब दो डिफरेंट प्रोटीन के लिए कोड करेगा, दैट वुड कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, सेकंड, द टू आरएनए मॉलिक्यूल इफ प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली वुड बी कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर, हेंस वुड फॉर्म अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। बेटा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको ऐसे समझते हैं,
थोड़ा सा देखते हैं। लाइक हमने बात किया, एक ये रेड वाला हो गया और एक ये हो गया ब्लू वाला, ठीक ना, दो स्ट्रैंड हैं। अब एक बात समझना बेटा कि अगर ये रेड वाला पार्ट अगर आरएनए की सिंथेसिस कर रहा है तो इसने एक रेड एमआरएनए बना दिया, ब्लू वाले ने सिंथेसिस की, इसने एक एमआरएनए बना दिया। अब एक बात समझना कि चूंकि जब ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो जो इनके ऊपर जो सिंथेसाइज जो आरएनए है बेटा वो भी कॉम्प्लीमेंट्री होंगे एक दूसरे के। समझ में आ रही बात कि इसके ऊपर चूंकि जो भी आप देखो कि ए है तो इसके अगेंस्ट यहाँ पे टी लगा हुआ है, ऐसे ही अगर इस सीक्वेंस का आया होगा तो इसका यहाँ पे क्या रहा होगा यू और इस पे क्या रहा होगा ए। अब अगर हम बात करें कि अगर ये दोनों एक टाइम पे सिंथेसाइज हुए तो दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। अरे बेटा सिंपल सी बात समझो कि इफ these two strands are complementary to each other then they will synthesize the mRNA and those mRNA also will be the complementary to each other and they will form a double stranded RNA। अब अगर ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के सिंथेसिस कर लेंगे तो ये आरएनए क्या प्रोटीन के सिंथेसिस कर पाएगा? नहीं। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं? आरएनए इंटरफेरेंस। बायोटेक में इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे अपन। बायोटेक में जब हम निमेटोड्स और इन सब के एक्शन की बात करेंगे वहां पे हम इसके बारे में प्रॉपर डिस्कस करने वाले हैं। तो आरएनए इंटरफेरेंस की वजह से कोई प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी, और प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी तो क्या वो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा जो होना था यहाँ पे? नहीं होगा बेटा। तो ये चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है। तो कह रहा है कि दे विल फॉर्म या hence would form a double stranded RNA. This would prevents RNA from being translated. यानी कि अब इस पे ट्रांसलेशन की प्रोसेस नहीं होगी। No protein will synthesize into the protein and exercise of transcription would become a flute one. मतलब क्या बोलते हैं, इसकी प्रॉब्लम क्या कहलाएगी फिर? RNA interference। क्लियर है? RNA interference के लिए फायर एंड मेलो को 2006 में नोबेल प्राइज भी मिला था इस चीज के लिए। फायर एंड मेलो गॉट द नोबेल प्राइज फॉर द आरएनए इंटरफेरेंस इन 2006। तो ये दोनों प्रॉब्लम आपको समझ में आई। पहली प्रॉब्लम क्या है कि अगर दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड के तरीके से काम करेंगे डीएनए के तो दे विल फॉर्म टू टाइप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पहली बात। एंड दैट्स वाई दो टाइप के प्रोटीन की सिंथेसिस होगी और वो पूरे जो ट्रांसक्रिप्टरी मशीनरी है उसको क्या कर देगा? प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर दोनों स्ट्रैंड आरएनए की सिंथेसिस करेगा तो दोनों आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और वो क्या कर देंगे? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की सिंथेसिस कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा? आरएनए इंटरफेरेंस हो जाएगा, प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी, ट्रांसलेशन की प्रोसेस नहीं होगी और इस तरीके से कैरेक्टर भी एक्सप्रेस नहीं होगा। क्लियर है? चलिए तो देखते हैं ये दोनों प्रॉब्लम्स के बाद ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स की, कि जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स होती है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे एक जो डायग्राम आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो दो तीन चीज़ों के बारे में देखेंगे। पहला क्या हम देख रहे हैं बेटा? सबसे पहले कि ये एक डीएनए सीक्वेंस है, जो यहाँ पे प्रॉपर डीएनए सीक्वेंस दिख रहा है, इधर 5 प्राइम इधर 3 प्राइम, तो इसके ऑपोजिट इधर 3 प्राइम इधर 5 प्राइम। इसके बाद अगर हम इस जीन की बात करें, क्योंकि जो भी कॉपिंग हो रही है वो जीन का हो रहा है, जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो जीन के फॉर्म में है और जीन ही क्या करेगा? वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस करेगा। अब इस ट्रांसक्रिप्शन में क्या क्या चीज़ें यूज होने वाली हैं? तो बेटा प्रमोटर, ठीक ना, इस जीन के जो सीक्वेंसेस हैं प्रमोटर। उसके बाद आरएनए कोडिंग सीक्वेंस, जिसको हम बोल सकते हैं क्या? स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन। और उसके बाद होता है बेटा टर्मिनेटर। क्लियर है? देखते हैं कि प्रमोटर, स्ट्रक्चरल एंड टर्मिनेटर, ठीक है बेटा। और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरली बाय द 3 रीजन ऑफ द डीएनए। वन इज द प्रमोटर, सेकंड वन इज द स्ट्रक्चरल एंड थर्ड वन इज द टर्मिनेटर। देयर इज अ convection is defining the two strand of the DNA in the structural gene of a transcription unit। बहुत सिंपल सी बात है। कह रहा since two strands have opposite polarity and the DNA dependent RNA polymerase। अब आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया कि जो RNA की सिंथेसिस करने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा होगा? RNA polymerase। यहाँ पे हम बात करेंगे कि
जैसे हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अभी आगे चल के बात करेंगे कि कौन से आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पे काम करते हैं। कह रहा है ऑल्सो कैटालाइज द पॉलीमराइजेशन इन वन डायरेक्शन ओनली, और यहाँ भी ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही सिंथेसिस होगी। बेटा इस चीज को भी ध्यान रखना है आपको, नीट का स्पेसिफिक क्वेश्चन बन सकता है ये कि आरएनए पॉलीमरेज ऑल्सो सिंथेसाइज द एमआरएनए इन द डायरेक्शन ऑफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम। The strand that has the polarity 3 prime to 5 prime act as the template and it also referred as the template strand। यहाँ पे देखिए बड़ा सिंपल सा डायग्राम दे रखा है। अगर हम देखते हैं तो दिस इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड, जो पर्पल वन आपको दिख रहा है, और उसके बाद ग्रीन वन इज द कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है ना। अब जो टेम्पलेट है इसके ऊपर कुछ सीक्वेंसेस लगे होंगे, इन सीक्वेंसेस की ही कॉपी होनी है। ठीक है ना। और ये जो पोर्शन है जितने में ट्रांसक्रिप्शन होना है इसको क्या बोल रहे हैं, स्ट्रक्चरल जीन। क्लियर बेटा। चलिए अब देखिए सबसे पहले यहां पे क्या लगा हुआ है, प्रमोटर। प्रमोटर क्या करता है, इस पूरे प्रोसेस में जो आरएनए पॉलीमरेज है उसको बाइंड करने के लिए स्पेस प्रोवाइड कराता है। तो प्रमोटर प्रोवाइड द साइट फॉर द अटैचमेंट ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज, एंड आरएनए पॉलीमरेज अभी भी खाली बस इलोंगेशन की प्रोसेस कर पाएगा, सिंथेसिस नहीं करता, वो इनिशिएट नहीं कर पाता है। आरएनए पॉलीमरेज डज नॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इनिशिएट करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, लाइक द सिग्मा फैक्टर, ये सिग्मा सही लिखा हुआ है ना, एंड नहीं सिग्मा फैक्टर, और उसके बाद फिर क्या होता है बेटा, रो फैक्टर। क्लियर है। तो सिग्मा फैक्टर विल इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड रो फैक्टर विल स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर। ओके, तो दिस इज द प्रमोटर एंड दिस विल द टर्मिनेटर। तो promoter will initiate the process of transcription. Why? Because it's provide the site for the attachment of RNA polymerase, and this terminator will act as the stopper, कह सकते हैं stopper as the process। तो ये process को complete stop करेगा, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा फैक्टर आके लगेगा, यहाँ पे रो फैक्टर आके लगेगा, और इस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को ये इनिशिएट करेगा और ये टर्मिनेट करेगा, एंड दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द टर्मिनेटर, दिस इज नोन एज द प्रमोटर। क्लियर है बेटा। चलिए, द अदर स्ट्रैंड विच हैज द पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड द सीक्वेंस सेम एज द आरएनए। क्लियर है। जैसा बिल्कुल एकदम आरएनए के ऊपर सीक्वेंस होता है एक्सेप्ट द थाइमीन। क्यों? क्योंकि थाइमीन के प्लेस पे क्या है बेटा, uracil is displaced during transcription. Strangely, this strand which does not code for anything, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, जो स्ट्रैंड किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता है रिफर्ड एज द कोडिंग स्ट्रैंड। अब आप कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, बताते हैं। सिंपल सी बात समझना बेटा, दो स्ट्रैंड है, ठीक है ना, एंड हियर इज द इंफॉर्मेशन, हियर इज द information। क्लियर है। if that this information needs to copy on the mRNA, that's तो इनको क्या करना पड़ेगा, इस स्ट्रैंड को कोड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि बेटा जो इंफॉर्मेशन यहां पे है, जो इंफॉर्मेशन यहां पे है, अगर इसकी ही कॉपी करा देंगे तो आपको पता है कि क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा, और वो एग्जैक्ट इसके ऑपोजिट क्रिएट हो जाएगा। इसके क्या हो जाएगा, ऑपोजिट। जहां पे एडेनिन लगा था वहां पे अब इसके सीक्वेंस में आरएनए के ऊपर यूरेसिल लग जाएगा। जहां पे यहां पे थाइमीन लगा हुआ था अब यहां पे एडेनिन हो चुका होगा, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जो भी यहां पे जेनेटिक कोड्स होंगे वो चेंज हो चुके होंगे, और जब चेंज हो जाएंगे तो वहां पे जो एमिनो एसिड्स आके लगेंगे जिनकी वजह से पॉलीपेप्टाइड चेन बननी है वो भी बिल्कुल अलग होगी, जो नहीं चाहिए। क्लियर है। तो अगर ये वाली इंफॉर्मेशन को अगर हमें इसके ऊपर लेके आना है तो सबसे पहले क्या करना होगा कि जो ये वाला पार्ट होगा इसका, इसको कॉपी कराना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? कैसे, क्यों करना है? तो बेटा देखो कि जो यहां पे इंफॉर्मेशन है जस्ट इसके कॉम्प्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन यहां पे है। क्लियर है। जस्ट इसके कॉम्प्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन यहां पे है। अब अगर हम इस इंफॉर्मेशन को कॉपी कराते हैं इसके ऊपर तो ये अपने ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करेगा, और जब ये अपने ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करेगा तो वही इंफॉर्मेशन तो यहां पे है, वही इंफॉर्मेशन तो, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड तो ये है, तो ये जो इंफॉर्मेशन यहां पे थी वही इंफॉर्मेशन यहां पे आ जाएगी। चेंज क्या होगा, जहां पे थाइमीन आना चाहिए था वहां पे अब यूरेसिल होगा, बस। क्लियर है।
और जब इस तरीके से ये आ जाएगा तो जो जेनेटिक कोड्स हमें चाहिए जिसके बेस पे प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है, वो जेनेटिक कोड यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट हो चुके होंगे और इजीली उससे फिर ट्रांसलेशन की प्रोसेस हो जाएगी। जो रिक्वायर्ड अमीनो एसिड्स हैं वो इजीली आके यहाँ पे लगेंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होगा एंड लास्ट में प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाएगा। क्लियर है बेटा? चलिए, ऑल the reference point while defining a transcription unit is the made with the coding strand। तो ये वाला जो strand होगा, हाँ देखिए, अब ये जिसके ऊपर क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन थी, इसको बोल देते हैं क्या? टेम्पलेट। क्या बोल देंगे? टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जिसके ऊपर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो रही है उसको क्या बोल देते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड। क्लियर है? चलिए, अब अगर हम इसको देखें, to explain the point, a hypothetical sequence from a transcription unit is represent below। और इसको हम बहुत ही क्लियरली अब यहाँ पे समझेंगे। यही वो चीज़ है जिसको हमें बहुत अच्छे से समझना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने वही चीज़ आपको बताई कि अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड पे कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो इन्फॉर्मेशन का कॉम्प्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? कोडिंग स्ट्रैंड पे। और कोडिंग स्ट्रैंड को अगर हम कॉपी करा दें तो क्या बन जाएगा? वो इन्फॉर्मेशन वापस से क्रिएट हो जाएगा mRNA पे, जो हमें टेम्पलेट स्ट्रैंड पे था और वो हमें अब mRNA पे चाहिए। क्लियर है? जैसे यहाँ पे जो सीक्वेंस दिया हुआ है, अगर आप इसको ढंग से देखो तो ATGC ATGC ATGC, इसको क्या कर दिया गया है? इसको बढ़ा दिया गया है। अब सपोज बेटा यहाँ पे आप देखो, हमको सबको पता है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं वो ट्रिपलेट के फॉर्म में पढ़ते हैं, तो ट्रिपलेट कोडॉन्स के फॉर्म में, तो ATG CAT GCA TGC ATG CAT GCA TGC। क्लियर है? इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड यहाँ पे है, TAC GTA CGT ACG TAC GTA CGT एंड ACG। ठीक है? अब समझो कि अगर हमारे पास कोई ऐसा चाहिए जिसमें हमें ये वाला जेनेटिक कोड्स जो हैं ये रिक्वायर्ड हैं, किसके लिए? ये रिक्वायर्ड है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, यानी कि CAT GCA TGC एंड ATG एंड CAT। क्लियर है? अब अगर हमने इसको ट्रांसक्रिप्शन करवाया, जबकि यहां पे हम इसको क्या बोल रहे हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। मतलब टेम्पलेट स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड है जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन है, जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन है। इसको हम सेंस बताएंगे, सेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं। ठीक है ना? तो जब हम बोलते हैं कि CAT और ये सब की हमें क्या करनी है? ट्रांसक्रिप्शन कराना है। अगर हम इसकी कॉपी करा दें तो बेटा ये वाला कॉपी आएगा उसके ऊपर, आप करा के देखना। ठीक है ना? जो अगर हम इसकी कॉपी कराएंगे तो ये वाली कॉपी चाहिए, ये वाली कॉपी आएगी, लेकिन हमें चाहिए कौन सा? ये वाला। तो हम क्या करेंगे बेटा? इसकी कॉपी कराएंगे। जब इसकी कॉपी कराएंगे तो वापस से हमें ये वाली इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, टेम्पलेट स्ट्रैंड वाली। किसके ऊपर? mRNA के ऊपर। और जब ये वाली इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो बेटा वही तो हमें चाहिए था, उसी की तो हमें कॉपी करानी है। क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है? तो ये इंफॉर्मेशन हमें इस तरीके से मिल जाएगा। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि नीट में भी इस पे क्वेश्चन बन चुका है, और जो 12th के स्टूडेंट्स जो इसको देख रहे हैं बेटा, आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा जो अभी आज हम लोग डिस्कस किए हैं इस पूरे लेक्चर में, ये आपके बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं आपके बोर्ड में। और सेकंड चीज़ बेटा, नीट वालों ध्यान रखना, यहाँ से बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस निकल के आते हैं इस लेक्चर से। पहली बात तो ये कि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। दूसरी चीज़ ये प्रमोटर, टर्मिनेटर और स्ट्रक्चरल जीन पे क्वेश्चन बनते हैं। तीसरी बात ये है कि जो फर्स्ट दो हम लोगों ने प्रॉब्लम डिस्कस किया कि वाई वी डोंट कॉपी द बोथ ऑफ द स्ट्रैंड, उस पे बेटा स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन बनते हैं। तो बहुत ही केयरफुली ये सारी चीज़ों को देखना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो करने हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके एनसीईआरटी का ये डायग्राम है, इवन ये पॉइंट भी एनसीईआरटी का है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना। अब जब हम बात करते हैं कि यहाँ पे देखिए 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम, अब हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे देखो इस साइड में ये क्या लगा हुआ है बेटा? प्रमोटर। और प्रमोटर क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन यहां से स्टार्ट करेगा। तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट इज दिस पॉइंट जहां से स्ट्रक्चरल जीन स्टार्ट होता है। यहां पे हमने इसको बोल दिया टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्यों बोल दिया? क्योंकि इस पे इंफॉर्मेशन प्रिजर्व है। और ये स्ट्रैंड हमने बोल दिया कोडिंग स्ट्रैंड, जिसकी हम क्या करने वाले हैं? कॉपी करने वाले हैं mRNA के फॉर्म में। दिस इज द टर्मिनेटर। क्लियर है? तो अब ये सारी चीज आपको समझ में आ गई। कोडिंग स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड, सब कुछ क्लियर। तो कह रहा था प्रमोटर एंड द टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट।
पता ही है आपको, एक तरफ प्रोमोटर है, दूसरी तरफ टर्मिनेटर है, और बीच में क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है। द प्रोमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स द 5 प्राइम एंड अपस्ट्रीम। समझिए, प्रोमोटर कहां होगा, 5 प्राइम एंड किसके, ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, ठीक है ना, कि द प्रोमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स द 5 प्राइम एंड अपस्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन, ठीक ना। द रेफरेंस इज मेड विद द रेस्पेक्ट टू द पोलैरिटी ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। ये आपको बहुत ध्यान से देखना है, नीट का क्वेश्चन भी रह चुका है और आने के भी चांसेस हैं। क्लियर है कि यहां पे जो भी हम देखते हैं कि प्रोमोटर किस डायरेक्शन में लगा हुआ है, टर्मिनेटर किस डायरेक्शन में लगा हुआ है, और ये सारी चीजें हम किसके बेस पे देख रहे हैं बेटा, किसके रेफरेंस में, कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस में देख रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, इट इज अ डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड्स बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए। क्लियर, आरएनए पॉलीमरेज। तो प्रोमोटर का मेन काम क्या है, बाइंडिंग विद द आरएनए पॉलीमरेज। बेटा नीट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। एंड इट इज द प्रेजेंस ऑफ अ प्रोमोटर इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दैट आल्सो डिफाइंस द टेम्पलेट एंड द कोडिंग स्ट्रैंड। और इस तरीके से हम प्रोमोटर और टर्मिनेटर की पोजीशन को जान के या देख के हम बता सकते हैं कि कौन सा इसमें टेम्पलेट स्ट्रैंड है, कौन सा इसमें कोडिंग स्ट्रैंड है। बाय स्विचिंग द पोजीशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, कि अगर हम इस पूरे स्ट्रैंड पे इधर प्रोमोटर लगा हुआ है, इधर टर्मिनेटर लगा हुआ है, ये 3 प्राइम हो गया, ये 5 प्राइम हो गया, तो ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, हमने इसको बोल दिया प्रोमोटर, ये हो गया टर्मिनेटर। अगर हम देखिए, हम दूसरे कलर से इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम इनकी पोजीशन को चेंज कर दें, यानी कि हम प्रोमोटर को इधर लेके आए और टर्मिनेटर को इधर लेके आए, देन व्हाट विल अकर, क्या होगा। तो बेटा ये जो पोलैरिटी है ना, पोलैरिटी वो भी चेंज हो जाएगी। कि जो पहले ये टेम्पलेट स्ट्रैंड था, ठीक ना, जो पहले ये टेम्पलेट, पहले इसको मैं रेड कलर से लिखता हूं, ठीक है ना। जो पहले ये क्या था बेटा, टेम्पलेट स्ट्रैंड, और ये क्या था, कोडिंग स्ट्रैंड। जैसे जब हम इसकी पोजीशन को चेंज करेंगे तो अब ये जो टेम्पलेट था वो क्या हो गया, कोडिंग। क्यों, क्योंकि प्रमोटर अब इधर आके लग गया, और जो ये कोडिंग स्ट्रैंड था अब ये हो गया क्या, टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्लियर है। तो ये पॉइंट आपको बहुत ध्यान से समझना है कि जो प्रमोटर होगा वो कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड पे होगा। जो प्रमोटर होगा, अगर हमने इसको प्रमोटर बना दिया तो ये 5 प्राइम एंड की तरफ होगा, किसके, कोडिंग सीक्वेंस के। और टर्मिनेटर जो होगा वो 3 प्राइम एंड पे होगा, किसके, कोडिंग स्ट्रैंड के। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा कि by switching its position with the terminator, the definition of coding and template strand could be reversed. The terminator is located towards the 3 prime end downstream, ठीक है ना। तो ये डाउनस्ट्रीम हो गया, ये अपस्ट्रीम हो गया। तो डाउनस्ट्रीम ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड and it usually define the end of the process of transcription। तो यहां पे ट्रांसक्रिप्शन का एंड होना है। क्लियर करिए। देयर आर एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंसेस दैट मे बी प्रेजेंस फर्दर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम टू द प्रोसेस। ठीक है बेटा। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि किस किस तरीके से ये सारी प्रोसेस हो रही हैं। तो यहाँ पे आपको प्रमोटर और क्या कहते हैं, जैसे कि प्रमोटर किधर की तरफ है बेटा, तो कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड पे, टर्मिनेटर किधर है, कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड पे। इसको हम क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम, और इसको हमने क्या बोला, डाउनस्ट्रीम। और ये किसके रेफरेंस में हो रहा है, सब कुछ हो रहा है बेटा कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस में। चलिए एक और डायग्राम देख लेते हैं, ये वाला, कि यहां पे टेम्पलेट स्ट्रैंड, स्ट्रक्चरल, कोडिंग स्ट्रैंड। क्लियर है, प्रमोटर एंड टर्मिनेटर। ठीक है, यहां से हम देखते हैं कि ये प्रमोटर हो गया, यहां पे ये वाला जो सीक्वेंस है, दिस इज द प्रमोटर, दिस पिंक सीक्वेंस इज द टर्मिनेटर। ठीक है ना। ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट कहां से, जहां से स्ट्रक्चरल स्टार्ट हो रहा है, कहां पे एंड हो रहा है, जहां पे स्ट्रक्चरल एंड हो रहा है, टर्मिनेटर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना। ये प्रोसेस हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया अपस्ट्रीम ऑफ जीन एंड दिस विल बी द डाउनस्ट्रीम ऑफ जीन। क्लियर है। अब टेम्पलेट स्ट्रैंड को यहां पे हमने बोल दिया आरएनए कोडिंग स्ट्रैंड। देखिए यहां पे थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ है, ये कोडिंग स्ट्रैंड, इसके लिए ये नीचे वाला हो जाएगा, और जो देखिए ये टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया ये नीचे वाला, और नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड क्या हो गया, ये ऊपर होगा।
क्लियर है बेटा? तो इस चीज को ध्यान रखना है कि जो प्रमोटर होगा हमेशा 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड होगा। ओके बेटा, देन we'll discuss about the transcription unit and the gene in our next lecture. The total transcription machinery we'll discuss in the next lecture, and I hope the all problems regarding this particular topic will clear, and further we'll discuss transcription unit and gene. तो यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरी इसकी मशीनरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फर्दर वो लेक्चर आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, तब तक आप ये सारे लेक्चर्स को देखिए, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको करिए। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, थैंक यू।